विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी बड़े स्तर पर टिकटों को लेकर मंथन कर रही है। एसपी ने 2027 के चुनावों के लिए खास रणनीति बनाई है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के ऐलान से करीब 1 साल पहले ही समाजवादी पार्टी करीब 25% यानी कि 100 लोगों की टिकट फाइनल कर सकती है। एसपी की इस रणनीति के पीछे का क्या असली मायने हैं, क्या वजह है, आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी अभी से ही तैयारियों में जुटी है। समाजवादी पार्टी इस बार कई विधानसभा सीटों पर पहले से ही अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। एसपी का मानना है कि अगर वक्त रहते टिकट बांट दिए जाएं, तो बीजेपी के सामने उसके कैंडिडेट ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों का जो पैनल है उनको शॉर्टलिस्ट ज़रूर कर लेगा, लेकिन उनकी घोषणा कब होगी ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। समाजवादी पार्टी का संगठन लगातार चुनाव के लिए काम कर रहा है, प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। जो फीडबैक लेके कौन प्रत्याशी किस विधानसभा से सही रहेगा, किसका जाति समीकरण सही रहेगा, किसका काम सही है, उसके हिसाब से अपनी रिपोर्ट देगा और समाजवादी पार्टी तब अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। समाजवादी पार्टी करीब 25% सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान वक्त से पहले कर सकती है, यानी करीब 100 सीटों पर जल्द उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। समाजवादी पार्टी के बारे में भी ऐसी सूचना है कि करीब 25% टिकट वो काफी पहले घोषित कर देंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी और उससे पहले बहुजन समाज पार्टी काफी पहले टिकट घोषित करने का रिकॉर्ड बनाती रहती है। अब पहले अगर टिकट दे देगी तो आसान होगा कि दूसरी पार्टियां अपने कैंडिडेट के बारे में समीकरण के हिसाब से देख सकती हैं। सीटों का मतलब 100 सीटें करीब हो जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 403 सदस्यों की विधानसभा है, यानी करीब 100 सीटें वो पहले घोषित कर सकते हैं। इस बात की पूरी संभावना है और एक सॉलिड स्ट्रेटजी के साथ समाजवादी पार्टी ये कदम उठाने जा रही है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि वो हर हाल में 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने मजबूती से उभरे। इसीलिए ए कैटेगरी वाली सीटों में अपने प्रत्याशी पहले ही उतार देगी। वहीं बी और सी कैटेगरी वाली सीटों पर मंथन करने के बाद उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी सोच रही है कि जिन सीटों को उन्होंने एक कैटेगरी में रखा है वहां पर प्रत्याशी पहले ही उतार दिए जाएं, यानी वक्त से पहले प्रत्याशी उतर करके समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का रास्ता ज़्यादा आसान करेंगे। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। नैनीताल हाई कोर्ट में आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान किडनैपिंग मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में 13 अगस्त की रात को 11 बजे के सीसीटीवी फुटेज चलाई गई और किडनैप करने वाले 10 लोगों का भी वीडियो दिखाया गया। साथ ही किडनैप किए गए 5 जिला पंचायत सदस्यों को भी कोर्ट में लाया गया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने नैनीताल के एसएसपी पर तल्ख टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था फेल रही, ऐसे में एसएसपी का तबादला कर देना चाहिए। हाईकोर्ट ने डीएम एसएसपी को शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश दिए। वहीं मामले में कल फिर से सुनवाई होगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने एसएसपी पर बेहद ही सख्त टिप्पणी की और तीखे सवाल पूछे। अब हाईकोर्ट ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि नैनीताल के एसएसपी ठीक काम नहीं कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक है। नैनीताल के एसएसपी का ट्रांसफर कर देना चाहिए। पुलिस अधीक्षक पूरी तरह से फेल हो गए और कानून व्यवस्था भी पूरी ही फेल नजर आई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि वीडियो में सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, जो कुछ हुआ वो सब कुछ नजर आ रहा है। लापरवाही ढिलाई की शुरुआत एसएसपी से ही हुई। क्या आपके पास खुफिया तंत्र है कि नहीं? इस गैंग के आने की सूचना आपके पास थी या नहीं? आपको क्या लगता है हम अंधे हैं? ये उनकी तरफ से तल्ख टिप्पणी की गई है। और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि आप बताइए, आपकी नजर में ये क्या था? क्या सिर्फ लोगों को इकट्ठा कर रहे थे? और रेनकोट में क्या था? सब कुछ साफ साफ दिखा। दिखाने की सवाल तो साफ साफ था कि भाई जहां सैनिटाइज एरिया सैनिटाइज क्यों नहीं हुआ? आप प्रेस को नहीं जाने दे रहे। ये लोग अंदर कैसे गए? अंदर गए तो हथियार कैसे लाए? और हथियार ला के अगर उन्होंने एबडक्ट किया तो बाहर कैसे आए? कोर्ट तो हमारे जो माननीय चीफ जस्टिस हैं उनका तो थोड़ा पेशेंस काफ़ी है, इरिटेट नहीं होते हैं। नहीं तो उन्होंने 2-3 बार कह दिया भाई ऐसे मुद्दे में इस एसएसपी को यहाँ से ट्रांसफ़र करो। ये इस किस्म की वारदात को कैसे
हैंडल किया जाए, इतना इक्विपमेंटशिप इसके अंदर नहीं है। ये उन्होंने अपना मन खोला है। धराली आपदा का असली कारण क्या रहा, अब इस बात की जांच शुरू हो गई है। एसडीआरएफ और एनएम की 6 सदस्यीय संयुक्त टीम श्रीखंड ग्लेशियर पहुंची और साथ ही पूरे क्षेत्र का भौतिक निरीक्षण किया। एनआईएम और एसडीआरएफ की टीम ने इलाके से डेटाबेस, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ जुटाए हैं, जिन पर जो एक्सपर्ट हैं वो रिसर्च करेंगे और आपदा के कारणों पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। देखिए। पाँच अगस्त को आई धराली आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य में लगी एजेंसियों ने अब ग्लेशियर इलाके की गहराई की जांच शुरू कर दी है। एसडीआरएफ और निम की 6 सदस्यीय संयुक्त टीम श्रीखंड ग्लेशियर पहुंची और पूरे क्षेत्र का भौतिक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का मकसद ये पता लगाना था कि कहीं इलाके में कोई ऐसी कमजोरी तो नहीं है जो आगे फिर से खतरा बन सके। लेकिन निरीक्षण के दौरान टीम को ऐसा कोई बिंदु नहीं मिला जिससे दोबारा आपदा आने का अंदेशा हो। पूरा पैसेज इन्होंने सर्च किया। हमें एक अप्रीहेंशन था, अंदेशा था कहीं पर पूरे पैसेज में कहीं पर ऐसा तो नहीं है कोई मलबा इकट्ठा हो गया है जहां बारिश के कारण फिर से दोबारा से इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। उस पैसेज में जो टीम गई है उसको कहीं पर इस तरह का कोई मलबा नहीं दिखा है। संयुक्त टीम ने इलाके से सैंपल इकट्ठे किए और पूरे क्षेत्र की वीडियोग्राफी भी की है। अब ये पूरा डेटा भूगर्भ वैज्ञानिकों को सौंपा जाएगा ताकि विशेषज्ञ अपनी जांच करके अंतिम रिपोर्ट दे सकें और ये तथ्य सामने आए कि धराली में इतनी बड़ी आपदा की असल वजह आखिर क्या थी। एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें जरूर मदद इस बात में मिलेगी कि घटना किस तरह से हुई थी, एवलांच हुआ था, लैंडस्लाइड हुआ था या फिर कोई लेक बनी थी, कितना पानी था, पानी का लेवल कितना था, उस सब की जो किस तरह से ये घटना अनफोल्ड हुई उसका पता चलेगा। फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन एसडीआरएफ और निम की टीम ने साफ किया है कि फिलहाल ऊपरी इलाके में आपदा जैसा कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।